चलो आज पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज को मतलब देखें चार। क्या? इसका चारों साइड चार। इक्वल कहाँ लिखा है इसमें? मतलब होता है। कहाँ होता है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्वाड का मतलब चार होता है। क्या होता है? चार। और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। क्या समझाया है? साइड। तो जिसका चार साइड हो, अपना मर्जी से इक्वल इक्वल नहीं करना। इक्वल तो प्रॉपर्टीज हो गया ना, होगा कि नहीं होगा। सिर्फ चार साइड हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। सिर्फ चार साइड हो, चार साइड इक्वल हो चाहे ना हो, एक एक चीज़ अच्छा से समझना है। लेकिन इसके पास चार साइड हो। चार साइड होगा तो बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, चाहे जैसे भी हो। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल है ये? हाँ है। चतुर्भुज का मतलब या क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिर्फ चार साइड हो, कुछ भी हो। लेकिन इसका कोई अलग नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये रैंडम है। क्या है ये? रैंडम है। तो अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न में ये जो साइड है ना चार, एक खास तरह के शेप में रहेगा तो उसका एक खास नाम देंगे। खास क्या देंगे? नाम देंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये भी चतुर्भुज है। ये क्या है? ये चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। ये नहीं वो वर्ड यूज करेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो क्वाड का मतलब चार और लेटरल का मतलब साइड। चार साइड हो तो चार साइड का मतलब चार वर्टेक्स। चार साइड का मतलब चार वर्टेक्स भी होगा तब तो। एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स मिला के एक लाइन, ये एक साइड बन रहा है। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना आएगा? साइड कितना? चार। वर्टेक्स कितना आएगा? वर्टेक्स या कॉर्नर कितना आएगा? चार। तो साइड अलग चीज़ है, वो कॉर्नर अलग चीज़ है। दो को कॉर्नर मिलाएंगे ऐसे ऐसे, ये मान लो ये कॉर्नर नहीं है, ये हो गया एंड पॉइंट लाइन का। लेकिन अगर ये भी साइड है और इसका मिला दिए, एक मतलब एक लाइन का एंड पॉइंट और दूसरे लाइन का एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो वहाँ पर कोना बनता है। तो ये हो गया वर्टेक्स। ये क्या हो गया? और दोनों लाइन के बीच में जो ये बना इसको क्या बोलते हैं? एंगल। और ये क्या है? लाइन। ये क्या है? लाइन। इसको अगर कुछ शेप में तो इसको बोलो साइड। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो क्वाड्रिलेटरल में समझ में आ गया। अब इसमें आते हैं कि कोई स्पेसिफिक शेप का पढ़ते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ऐसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक खास तरह का शेप पढ़ेंगे इसमें जिसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, जिसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा। बोलते रहना था नींद। देखो पहला है स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। वो वाला स्क्वायर नहीं, मीनिंग सेम है, मतलब स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। यहाँ पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में, मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो स्क्वायर उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं। वो जितना भी पढ़ेंगे सब के सब क्वाड्रिलेटरल होगा, जितना भी सब पढ़ेंगे, क्योंकि चार साइड दिखेगा तो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन स्क्वायर सिर्फ उसको बोलेंगे जिसका चारों साइड इक्वल हो। चारों साइड इक्वल का अर्थ है लेंथ सबका इक्वल हो। लेंथ सबका इक्वल। तो इसका जो लेंथ होगा वही इसका होगा, और इसका जो होगा वही इसका होगा, और वही इसका होगा। अगर एक का निकाल दिए, लेंथ पता चल गया, तो चारों साइड का लेंथ सेम हो जाएगा, तब बोलेंगे वो क्या है? स्क्वायर है। लेकिन सिर्फ लेंथ से नहीं है, और भी प्रॉपर्टीज है कुछ खास। ये दो साइड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये दो चीज़ मिलेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड एंगल बिटवीन, किसका बीच में एंगल? एंगल बिटवीन साइड, एंगल बिटवीन साइड्स और 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो साइड के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। चारों 90 डिग्री। मतलब है कि जो चार कोना पर जो चारों एंगल है एट फोर कॉर्नर या वर्टेक्स, ऑल फोर एंगल शुड बी ऑफ राइट एंगल, शुड बी ऑफ राइट एंगल का होना चाहिए। राइट एंगल होना चाहिए। चार वर्टेक्स है, यहाँ पर एंगल एक बना कि एंगल कब बनता है? जब एंगल तो इस वर्टेक्स नाम दे देते हैं, इस वर्टेक्स एंगल का नाम, ठीक है।
मतलब इस एंगल का नाम वर्टेक्स से डिनोट करता है। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या क्या आएगा, ए बी सी डी सी डी। अगर एंगल की बोलना होगा तो ए बी। हट, अच्छा एंगल ए बी तो साइड हुआ ना, लेंथ। यही तुम्हारा बार बार तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है हर बार। एंगल और साइड समझ में नहीं आ रहा है। एंगल दो लाइन के बीच में बनता है। साइड होता है, इस साइड का जो एंड पॉइंट है ना, उसका नाम लेना। जैसे मान लो ए नाम दिए, बी नाम दिए, इसका पॉइंट सी, तो लाइन बोलेंगे तो ए बी लाइन, वर्टेक्स बोलेंगे तो सिर्फ ए। और एंगल बोलेंगे तो ए बी सी डी। ए बी सी डी नहीं रे, एंगल बोलेंगे तो एंगल ए, एंगल सी, ए बी, ए पर बना है ना, एंगल सी ए बी, ऐसे ए वर्टेक्स पर बना किसके किसके बीच में, सी ए लाइन और ए बी लाइन के बीच में, सी ए लाइन और ए बी लाइन के बीच में ऐसे। और नहीं तो शॉर्टकट में क्या बोलो, और ए वर्टेक्स पर बना है ना एंगल, ये एंगल जो है किस वर्टेक्स पर बना है, ए बने, दोनों को कॉमन मतलब ये वर्टेक्स पे, तो बोलेंगे एंगल ए। तो एंगल का साइन तो देना पड़ेगा ना। एंगल की यूनिट क्या होता है, किसमें मेजर करते हैं एंगल को, डिग्री और रेडियन। तो यहाँ पर एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है और एंगल डी है। और चाहे तो इसको ऐसे लिख दो कि एंगल ए को लिख सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन के बीच में है ना, लेकिन किस वर्टेक्स पे है, ए वर्टेक्स पे, तो एंगल ए लिख दो और ये लाइन के बीच में है, मतलब इसका और बी के बीच में, तो सी और डी, ये एंगल ए हुआ, ये एंगल ए हुआ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? किसका लिखना है बताओ, डी का। तो डी कौन कौन सा साइड के बीच में है, पहले तो एंगल डी, ये डी वर्टेक्स पर है ना, तो हाँ, डी कहाँ आना चाहिए, बीच बीच में। और साइड साइड में क्या आएगा, सी और बी। बी। तो इधर देखो सी और बी, सी और फिर बी। इसका लिखना होगा सी का, तो हाँ सी का बताओ कैसे लिखेंगे, बीच एंगल- में सी लिखेंगे, हाँ? सी डी और ए, हाँ डी और ए। ए, या B का सुनो लिख- सुनो, हाँ। डी इधर, ए इधर, चाहे ए इधर या डी इधर, लेकिन सी वर्टेक्स आना चाहिए बीच में। और बी का लिखना होगा तो एंगल ए बी डी, हाँ, ए बी डी। तो एंगल ए बी डी बोलने का मतलब सुनो पहले ध्यान से, एंगल ए बी डी का मतलब ये नहीं हुआ कि एंगल ए की बात कर रहे हैं या एंगल डी की बात कर रहे हैं। किसका एंगल बात कर रहे हैं, एंगल बी का, बी वर्टेक्स पर है। या कहीं पर बोल रहा है कि एंगल सी डी बी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एंगल सी बोल रहा है एंगल बी बोल रहा है, इसका मतलब होता है एंगल डी बोल रहा है। ठीक है, ये बेसिक से बस तुम दिमाग में घुसा लो किसी तरह से। और कभी भी एंगल हाँ। हमको फाइंड करना होगा तो मतलब कि तीन और भी तो हो सकता है, जैसे ए बी सी। तो उसको अलग अलग लिखेंगे ना, ये एंगल ए ऐसे लिख रहे हैं, एंगल डी ऐसे लिख रहे हैं, एंगल सी ऐसे लिख रहे हैं, एंगल बी ऐसे लिख रहे हैं। हाँ बोलो। ये मैं बताना चाह रही हूँ, हाँ जैसे कि सी डी ए, हाँ। सी डी बी, हाँ। ई, और भी तो हो सकता है कुछ ना। नहीं, कभी भी एंगल तीन ही के लिए। क्यों तीन का क्यों, अरे एंगल वर्टेक्स पर बनता है, दो लाइन के बीच में बनता है, तो दो लाइन को तो बस दो ही पॉइंट चाहिए ना आपको बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है एक्सेप्शन, चाहे कुछ और कोई चीज़, एक्सेप्शन नहीं है। कि मतलब जिसमें तीन है वैसा चाहिए। मतलब तुमको लगता है कि एंगल डी लिखने के लिए एक और इधर होता कुछ ई, मतलब हम सोच रहे हैं कि मतलब कुछ आ भी जाए तो फिर वहाँ कैसे करेंगे। इसका मतलब तुम एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं समझे, फिर इसका मतलब तुम समझे ही नहीं एंगल का मतलब, नहीं तो ये डॉट नहीं आता। चलो फिर से देखो एंगल का मतलब, एक लाइन ये दिख रहा है, इसका एंड पॉइंट कितना है, कौन कौन एंड पॉइंट बोलेंगे तो, ए बी, नाम तो दिया ही नहीं, तो कैसे बोल दिया ये भी। एंड पॉइंट कहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे, एंड पॉइंट का मतलब समझ में आता है, लास्ट पॉइंट दोनों जहाँ का। से शुरू किया वहाँ खत्म जाके की। तो स्टार्ट और एंड हो गया ना, एंड पॉइंट बोल रहे हैं, एंड पॉइंट बोल रहे तो इसका लास्ट यहाँ होगा, एक लास्ट यहाँ होगा, या स्टार्ट या एंड ऐसे करके बोल लो। ये मान लो लाइन है, एक मान लो एक दूसरा लाइन ऐसे गया, ऐसे इसका एक ये पॉइंट होगा लास्ट, एक ये पॉइंट, दोनों कट कहाँ पर किया, बीच में, बीच में, यहाँ पर कट किया ना। देख सकते तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में बनेगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा, ये लाइन और एक लाइन के बीच में बनेगा एंगल। समझ में आया। तो देखो ये चारों एंगल किस वर्टेक्स पर बनेगा, सेंटर पर। सेंटर कहाँ है, सेंटर का मतलब बीच में होता है, ये वर्टेक्स है ना, हाँ। इसका नाम देते हैं वर्टेक्स ओ।
हाँ उसका वही कुछ करके नाम होता है। कन्फ्यूज मत होना, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। वर्टेक्स को जो नाम देना है वेरिएबल में दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम एक वाला चीज़ दूसरा मिक्स मत कर देना, वो वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं हम। तो हम बोल रहे हैं कि ओ वर्टेक्स पे एंगल ये चारों बन रहा है, लेकिन क्या इस एंगल का अगर नाम लिखना होगा तो क्या एंगल ओ लिखेंगे, या एंगल ओ अगर पूछे तो तुम तो कन्फ्यूज हो जाएगी कि किसका बात कर रहा है, 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 कौन सा एंगल। क्योंकि एंगल ओ वर्टेक्स पर तो चारों बन रहा है, तो इंडिविजुअल एंगल का नाम देने के लिए बाकी सब वर्टेक्स का नाम देना पड़ता है ऐसे। एक्सप्रेशन में कुछ हाँ, तो मान लो इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल कौन सा वर्टेक्स पे है, ओ वर्टेक्स पे, तो बीच में क्या रहेगा ओ, और यहाँ पे रहेगा सुनो, A, तो अब देखो ये एंगल कौन कौन सा लाइन से टच कर रहा है, एक ये लाइन से और एक, B और A। तो ये लाइन बी थोड़ी है, ओ बी लाइन हुआ ना, फिर से तुम्हारी कन्फ्यूजन है, बी ओ लाइन और वर्टेक्स नहीं समझ में आ रहा है। एंगल लाइन के बीच में बनता है, लाइन के बीच में, तो ये लाइन ओ बी और ये लाइन ओ ए, तो यहाँ पर बी लिखो, इधर ए लिखो, देखो बी ओ लाइन आ गया और ओ ए लाइन आ गया, ये ओ ए लाइन आ गया और ये ओ बी लाइन आ गया, ये दोनों लाइन के बीच में ये है। समझ में आया। अगर मान लो इस एंगल का लिखना होगा, इस एंगल का वैल्यू मतलब कैसे डिनोट करेंगे, तो आ रहा है तो वर्टेक्स ओ ही पे ही, ओ पे ही आएगा, लेकिन किन कौन सा लाइन के बीच में, ये लाइन और ये लाइन, तो इस लाइन का नाम क्या है, ओ और ए, तो ए इधर दे दो चाहे इधर दे दो, ए और ये डी, तो डी, तो देखो ए और ओ डी दो लाइन के बीच में, किस वर्टेक्स पे, ऊपर हाँ, तो ये वर्टेक्स दिखाता है और ये दिखाता है लाइन, ये क्या दिखाता है, लाइन, कि किसके किस लाइन के बीच में है। तो एंगल तो दो लाइन चाहिए ना, तो दो लाइन के लिए हमको तीसरा नाम कैसे चाहिए, एक बात बताओ, ये एंगल लिखने के लिए हमको सी का कोई काम है नहीं, इसलिए बस तीन ही आ रहा है इसमें, तीन ही वेरिएबल के एक एंगल को लिख सकते हैं या लिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ओ नहीं लिख रहे कि एंगल ओ, क्योंकि एंगल ओ पे बहुत सारा एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखो इस केस में एंगल ए पे क्या और भी एंगल बन रहा है, नहीं सिर्फ यही बन रहा है ना, इसलिए इस एंगल का नाम क्या दे दिया, एंगल ए। तो ये साइन होना चाहिए, ऐसे एंगल का साइन भी, सिर्फ बोलने से नहीं, एंगल साइन भी दिखना चाहिए, ठीक, ये सारा कुछ दिमाग में आना चाहिए। वर्टेक्स मतलब सिंपल ऐसे बोल दो, और लाइन बोलेंगे तो ए बी, बी डी, सी डी और ए सी। तो एक कोशिश करना है ना कि एंगल का जब नाम लिख रहे हो, चाहे लाइन का नाम लिख रहे हो मैथ्स में, तो एक ऑर्डर में लिखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मान के चलो कि हम लिखे यहाँ से शुरू किए ए बी से, तो ए बी आओ, फिर बी सी आओ, फिर डी सी आओ, सी डी नहीं डी सी आओ, फिर सी ए आओ, ऐसे एक ऑर्डर में चलना है। अगर ऐसे शुरू किए तो ऐसे ही चलो, ये नहीं कि ए बी लिखे फिर डी बी लिख दिए, नीचे से ऊपर आ गए, या फिर सी डी आ गए, नहीं, ए बी, बी डी, डी सी, सी ए, या इधर से चलना है तो ए सी, सी डी, डी बी, बी ए, कोई एक ऑर्डर में चलना है, ठीक, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो चलो करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे डी बी बोलो चाहे बी डी बोलो, दोनों चीज़ सेम है, लाइन सेम ही है, हाँ, एक सीक्वेंस में रखना है। तो लाइन ये यहाँ पर साइड कितना, यहाँ पर साइड बोलेंगे हम, ए बी है, बी डी है और डी बी है, डी सी है और सी ए है। देखिए अभी तो स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टीज होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, अभी जितना चीज़ पढ़े वही सब। पहला कि ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, मतलब क्या हुआ कि ये जो भी साइड है ए बी, बी डी, डी सी, सी ए, सारा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, ए, लेट ए मान लिए, सारा सेम ए मान लो कोई वेरिएबल। और क्या समझ में आया कि ऑल एंगल कहाँ बना है, वर्टेक्स फॉर्म एट इच वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स, 4 है ना, हाँ, तो यहाँ पर 4 एंगल की बात कर रहे हैं, और 90 डिग्री, यार 90 डिग्री, 90 डिग्री का नाम क्या है, राइट एंगल, क्या नाम है, राइट एंगल। और है, और क्या प्रॉपर्टीज है, यही दो चीज़ है ना, साइड इक्वल होगा और एंगल्स 90 डिग्री का होगा चारों, यही मेन दो प्रॉपर्टीज है। और भी प्रॉपर्टीज हो सकता है, जैसे मान लो ये साइड है तो इसका
एक वर्टेक्स का उसका अपोजिट वाला वर्टेक्स को मिला दिया इसे लाइन से, और इसको अपोजिट वाला वर्टेक्स से मिला दिए। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जैसे ऐसे किए क्रॉस वाला, ये तो सब बराबर होगा, साइड वाला एक स्क्वायर है तो ए बी सी डी। यहाँ पर देखो सी, पहले वाला में सी इसका नाम दिए थे, यहाँ पर सी इसका दे दिया, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो अब हाँ, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, जो भी करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये वाला जो किए हैं वो इसके अकॉर्डिंग, बस नाम चेंज होगा, बाकी मतलब सेम है। तो जब एक वर्टेक्स के इसका अपोजिट वाला वर्टेक्स और लाइन जो मिलाते हैं ना, ये जो लाइन बना ना, ये लाइन है AC जो यहाँ पर लाइन बना, और जो BD जो लाइन बना, ये जो क्रॉस ये हम लोग मिलाए लाइन से, उसको बोलेंगे डायगोनल। क्या बोलेंगे? तो कहीं पर भी क्वाड्रिलेटरल में, कहीं पर भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वाला वर्टेक्स को मिलाते हैं एक लाइन से, उस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है कि दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल और इक्वल। तो मान लेते हैं डायगोनल को यहाँ पर जो BD लिखे हैं डायगोनल, और CA जो लिखे हैं डायगोनल, चाहे AC इसको मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं? D। ये मान लो BD को मान लो D1, इसको मान लो D2, तो हम बोलेंगे D1 = D2। प्रॉपर्टीज ये है, ठीक है। और ये स्क्वायर में और प्रॉपर्टीज है कि दोनों डायगोनल कहाँ पर कट कर रहा है? बताओ, कट कहाँ पर कर रहा है? कहाँ पर दिख रहा है कि दोनों क्रॉस कर रहा है? इस पॉइंट पे। कहाँ कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो जहाँ पर कट के एक वर्टेक्स बनेगा, तो इस वर्टेक्स पर कितना एंगल बना? एक ये, दो लाइन का, एक ये और एक 4 एंगल बनना। लेकिन इस मान लेते हैं इस वर्टेक्स का नाम दे दिए O। क्या नाम दिए? O। तो अगर हाँ, तो O क्या हो गया? हाँ, ऐसे ये मान के चलो कि चारों तरफ से काट रहा था, एक कॉमन वर्टेक्स है चारों साइड का। तो देखो, अगर मान लो इस एंगल का नाम लिखना होगा, इस एंगल का, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? ये एंगल बताओ कौन सा लाइन के बीच में बना है? वो तो वर्टेक्स हुआ, लाइन पूछ रहे हैं तो वो बता रही हो। कौन सा लाइन के बीच में बना है? ये वाला ना। लाइन बताओ कौन सा। ये जो एंगल है, एंगल हमें तो 2 लाइन के बीच बनता है ना। कौन सा 2 लाइन? B। और ये तो वर्टेक्स का नाम ले रही हो। एंगल लाइन का नाम बताओ। A और C तो वर्टेक्स हुआ। ये से कन्फ्यूजन हो रहा है तुम्हारा। अरे सुनो, ये क्या है? ये क्या दिए हम? लाइन है। लाइन का नाम कैसे लिखेंगे? ये मान लो इसका एंड पॉइंट B है, A है, इसका नाम B है, तो इस लाइन का नाम होगा AB। लाइन का नाम क्या हुआ? AB। और ये मान लो एक और है C, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? AC। ये दोनों लाइन के बीच में क्या आया? एंगल। ये वर्टेक्स हुआ। वर्टेक्स बोलेंगे तो इंडिविजुअल सिर्फ ये बोलेंगे, लेकिन किस लाइन के बीच में? तो AB लाइन और AC लाइन के बीच में है। यहाँ पर तुम बताओ तो वो एंगल किस लाइन के बीच में है? AC और BD। ये जो एंगल बना है, यहाँ देखो, पहले फिर से ध्यान दो। ये जो एंगल बना है किससे टच किया है? इससे और इससे। तो सिर्फ यही 2 लाइन बोलेंगे ना। तो ये हम एंगल पूछ रहे हैं, ये वाला। ये कौन सा लाइन से टच किया है? एक ये लाइन, ये लाइन। तो इस लाइन का नाम क्या है? OA और OB। हाँ, तो एंगल इधर लिखो और इधर A, इधर B, क्योंकि O वर्टेक्स पर 4 एंगल बन रहा है। तो एंगल ये वाला को ऐसे लिखे हम। और कौन सा एंगल बन रहा है? इधर वाला का नाम बताओ। इधर वाला को, ये वाला को OC और OD। तो कैसे लिखेंगे इसको? एंगल साइन देंगे एंगल का, O लिख देंगे, C लिख देंगे और D। हाँ। और दूसरा वाला का बताओ। इसका बता दो। OD और OA किधर है? ये वाला एंगल। तो कैसे लिखेंगे एंगल का साइन? एंगल, हाँ, और उसके बाद D लिख देंगे, हाँ, और O लिख देंगे, और A लिख देंगे। हाँ, तो इस एंगल का नाम ये हो गया। हाँ, आगे बताओ। हाँ, एंगल, हाँ, C लिख देंगे, फिर O लिख देंगे और B लिख देंगे। हाँ। OC और OD। बताओ, ये जो चारों जो एंगल है किस वर्टेक्स पर है?
वर्टेक्स। हाँ देखो सबके बीच में आया वो। तो वर्टेक्स तो कॉमन है, लेकिन किस किस लाइन के बीच में है वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाला दो वर्ड से कि CO और OB, CO और OB, ये दो लाइन के बीच में एंगल आ रहा है। अलग अलग दिख रहा है ना, तो सिर्फ एंगल O ऐसे कर देते हैं कि चलो एंगल O, तो एंगल O का मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा, यहाँ तो 4 बन रहा है। तो एंगल लाइन के बीच में बनता है और दो लाइन मिलता है वहाँ पर वर्टेक्स होता है, उसको बोलते हैं। जब दो लाइन मिलता है तो अगर लाइन नहीं मिल रहा है तो सिर्फ बोलेंगे इसका एंड पॉइंट का नाम है A और B, और लाइन का नाम देंगे AB पूरा। A बोल रहे हैं मतलब सिर्फ एंड पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन A वर्टेक्स इसलिए बना क्योंकि एक और लाइन यहाँ पर कट कर गया। जैसे मान के चलो एक ये लाइन है A और B, और दूसरा लाइन मान लो ये है, ये दूसरा लाइन का देखो ये पॉइंट C है, और दूसरा लाइन के यही कॉमन पॉइंट A पर आके मिल रहा है। तो A जो पॉइंट है वो B लाइन के लिए भी है और E लाइन के लिए भी है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो एक आ गया, ये दोनों के लिए एंड पॉइंट था, इसके लिए भी एंड पॉइंट था, इस लाइन के लिए भी एंड पॉइंट था, लेकिन ये यहाँ पर मिल गया ना, इसलिए इसका नाम हो गया वर्टेक्स। और यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ झुकाव है तो क्या बन गया? एंगल। इस यहाँ पर एंगल का नाम लिखना होगा तो एंगल BAC। A वर्टेक्स पर बनना और ये लाइन और ये लाइन के बीच में टच कर रहा है, यह लिखना है CAB, CAB ऐसे ही बोल सकते हैं। सेम है, कोई दिक्कत? तो ये एंगल बना ना, हाँ तो दोनों सेम है ना। जिसके बीच में बना ये वर्टेक्स पर बना। हाँ तो ये बीच वाला डिनोट करता है वर्टेक्स। हाँ लाइन मेरा आएगा तो ABC। अरे एक लाइन का नाम AB हुआ ना। AB और AC। हाँ और एंगल करेंगे तो सबसे पहले एंगल देंगे, फिर हाँ। ऐसे करेंगे। हाँ। और वर्टेक्स बोलेगा तो किस वर्टेक्स पर बना? हाँ तो बस वर्टेक्स का नाम लिखेंगे। इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते थे एंगल A। क्या लिख सकते थे? एंगल A। तो एंगल A का मतलब A वर्टेक्स पर बना है। यहाँ पर एंगल इसीलिए लिख सकते हैं कि बाकी कोई और दूसरा नहीं है। नहीं तो अगर मान लो कोई पूछ देता है ये एंगल का वैल्यू कितना है बाहर वाला का, तो क्या ये लिखते तो कन्फ्यूजन नहीं आता कौन वाला, ये वाला कि बाहर वाला। तब यहाँ पर ऐसे नाम देते हैं। ऐसे अगर मान लो ऐसे नाम दे रहे हैं कि CAB, तो भी तो अंदर वाला आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है कि मान लो BAC कर रहे हैं ना, BAC, तो अगर ये वाला कर रहे हैं ये वाला तो BAC अंदर वाली है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं। किसका? एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर समझेंगे। एक्सटर्नल लिख दिया तो BAC, तो इसका बाहर वाला कौन है? ठीक है, तो ऐसे तुमको कुछ करना पड़ेगा ना। तो जनरली इंटरनल होता है। क्या होता है जनरली? इंटरनल एंगल की बात कर रहा है। हाँ, अंदर को जो बनना है। हाँ समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट है, इसको भुलाना नहीं है। तो डायगोनल दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। और क्या होता है? ये जो एंगल बना ना चारों, वो चारों जो एंगल बना वो 90 डिग्री पे कट करेगा। किससे कैसे करेगा? 90 डिग्री पर। हाँ मतलब ये जो चारों जो एंगल आया ना, सबका वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये भी प्रॉपर्टीज है, 90 डिग्री। समझ में आया? और जो इंटरसेक्ट किया ना, ये डायगोनल और ये डायगोनल, वो राइट एंगल पर किया। राइट एंगल मतलब वही 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो वही चीज़ बोल रहे हैं। समझ में आ गया? चलो ठीक है, फार्मूला वगैरह पर आते हैं। ठीक है, स्क्वायर का। तो ध्यान से देखो, पहले वाला था काट दिया। तो ये है स्क्वायर और ये है डायगोनल। दो डायगोनल, दो से ज़्यादा डायगोनल बन सकता है क्या इसमें? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 4 एंगल। डायगोनल कैसे बनता है? क्योंकि दो एंगल के बीच में। डायगोनल का एंगल से क्या लेना देना? तुम वर्ड को अच्छा से दिमाग में जाने नहीं दी, इमेजिन नहीं की। डायगोनल बनता है दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन, मिलाने वाला लाइन, ये चीज़। तो ज्वाइनिंग ऑफ टू अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट ज्वाइन मतलब वही होगा ना, ज्वाइन करना। तो लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, लाइन ज्वाइनिंग। तो जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे?
डायगोनल क्या बोलेंगे? डायगोनल। नाम देते हैं इस वर्टेक्स का A B C D। तो चारों साइड इक्वल है, चारों साइड क्या है? इक्वल है। तो हम अलग से वेरिएबल मान लेते हैं A। क्या मान लिए? A। तो चारों का लेंथ A, चारों साइड का लेंथ A है। तो साइड क्या हुआ? A। साइड क्या हुआ? A। तो पेरीमीटर निकालो पहले। पेरीमीटर का वैल्यू कितना आएगा बताओ? क्या होगा पेरीमीटर का वैल्यू? पेरीमीटर क्या बताता है डेफिनेशन में कि सब साइड को, बाउंड्री को क्या करो? जोड़। कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? जोड़ो सबको। कितना है? सब A है ना? A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A। हाँ कितना आया? 4A। 4 है तो ऐसे बोलो तो 4 टाइम्स A। 4 इंटू A। एक साइड पता चल गया तो 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। या 4 बार जोड़ दो, एक ही बात हुआ ना। 2 को 3 बार जोड़ो तो 6 आएगा, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 6 आएगा। तो पेरीमीटर आया 4 इंटू A। पेरीमीटर की रहेगा तो साइड निकल जाएगा। साइड कितना आएगा बताओ? साइड का यहाँ से फॉर्मूला हाफ। यहाँ से देखो ना यार, तुम मैथमेटिक्स का रूल काहे तोड़ रही हो? ये 4 किस में है? इंटू में। तो 4 हटाना पड़ेगा ना ये साइड निकालने के लिए। तो क्या होगा? 4 डिवीजन में जाएगा। हाँ तो किसका डिवीजन? P बाई A। P बाई 4। P बाई 4। क्या निकला? एरिया इक्वल टू एरिया है A। साइड। हाँ तो साइड क्या हुआ? P बाई 4। P क्या है? पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। मतलब पेरीमीटर 4 बाउंड्री होता है ना, तो 4 से डिवाइड कर दी यहाँ पर, ऐसे भी समझ सकती हो। तो एक साइड निकल गया और चारों साइड बराबर होता है, चारों साइड इक्वल। हाँ। तो एक साइड पता चल गया तो चारों साइड भी सेम आएगा। जी जी। तो पेरीमीटर गिवन रहेगा तो साइड निकाल सकता है यहाँ से। ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब आते हैं एरिया पे। किस पे आते हैं? एरिया पे। क्या स्क्वायर 2D फिगर है? क्या 2D फिगर है स्क्वायर? सारे क्वाड्रिलेटरल 2D ही हैं। क्यों? एक साइड दूसरा, बस 2 डायमेंशन चाहिए। इसमें चारों तो सेम ही है ना, तो सिर्फ 2 ही चाहिए। लेंथ हाइट लेंथ कुछ भी 2 ही रहेगा। कोई 2, तो 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर स्क्वायर भी 2D है, तो एरिया भी 2D प्लेन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लिखते हैं 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो साइड, एक साइड ले लो और दूसरा साइड से भी मल्टीप्लाई, दोनों तो साइड सेम ही है ना। तो साइड इंटू साइड, तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। इसको देखो, साइड A है और साइड क्या है? A है। A स्क्वायर। तो क्या आया? A स्क्वायर। और इसको अगर वर्ड में लिखना हो तो साइड का स्क्वायर। होल स्क्वायर। शायद इसको भुजा स्क्वायर बोलते हैं। हाँ भुजा। साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूंजा। भूंजा के भुजा? भुजा। भुजा क्या बोल देते? भुजा बोल देते हैं ये चीज़। तो साइड का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से तुमको अगर साइड निकालना हो, एरिया गिवन हो, अगर एरिया गिवन हो और साइड निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर क्या चढ़ेगा? रूट। क्या चढ़ेगा? एरिया यहाँ पर ये है। एरिया क्या है? ये है। तो एरिया गिवन है तो साइड निकाल सकते हैं, साइड गिवन तो एरिया निकाल सकते हैं। ये 2 फार्मूला से। यहाँ से क्या निकला? पेरीमीटर गिवन है तो साइड गिवन है तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और साइड गिवन और पेरीमीटर गिवन है तो साइड निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़, ये 2 चीज़ समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या है? लेंथ और ब्रेथ इक्वल है ना। इसी को क्या माने है? साइड या फिर A मानो। क्या माने है? A। अरे इसको लेंथ बोल दो, चाहे इसको ब्रेथ बोल दो, चाहे इसको ब्रेथ बोल दो, इसको लेंथ बोल दो, दोनों सब इक्वल है ना। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या है? इक्वल है। इसीलिए हम लेंथ ब्रेथ का नाम ले रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। तो अलग है नहीं, दोनों की मीनिंग सेम है, बस इसमें दोनों इक्वल है, इसलिए साइड A ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? साइड। रेक्टेंगल में क्या आएगा ना, साइड ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर अलग अलग लेंथ का होता है, इसीलिए उसको लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं। यहाँ पर दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम होगा तो कुछ भी ले लो, L इंटू एल कर दो, चाहे, इसलिए हम L ले लिए तीन दोनों का। क्या ले लिए? L ले लिए। तो उसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तुमको स्क्वायर समझ में आ गया ना तो तुमको रेक्टेंगल का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो तुमको रटना पड़ेगा, फिर तो वो फंसेगे फिर आगे जा करके। तो अब आगे बढ़े इसमें। देखो सब आ गया। अब हम चलते हैं
किसी और प्रॉपर्टी पे, जैसे मान के चलो कि डायगोनल पर करते हैं, डायगोनल स्क्वायर का। डायगोनल का लेंथ तो सेम होगा, यहाँ AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, ठीक है। ये दोनों की लेंथ सेम है। मान लेते हैं इसको D1 है, इसका नाम D2 है, तो इसको लिख सकते हैं D1 = D2 ऐसा। और ये मान लेते हैं कॉमन D है, एक मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं D है, से ये लेट का मतलब D ऐसा। तो इसको कैसे निकालेंगे डायगोनल, हम कैसे निकालेंगे देखो, नेक्स्ट पेज में आते हैं डायगोनल निकालते कैसे हैं स्क्वायर का। तो मान के चलो कि ये स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर है, और हम अभी बताए कि जो डायगोनल जो होता है ना वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। ये 90 डिग्री पर क्या करता है, इंटरसेक्ट। इसका नाम देते हैं O, वर्टेक्स का नाम दे देते हैं कोना का CD। तो हमको निकालना है डायगोनल। और क्या होता है ना, ये जो कोना जो आई है, वर्टेक्स जो आया ना जहाँ पर कट किया, वो इस डायगोनल को 2 इक्वल हाफ में तोड़ता है, 2 इक्वल हाफ में तोड़ता है। इस डायगोनल को इक्वल हाफ में तोड़ दिया। यहाँ पर मज़े की बात ये है कि जैसे मान लो DB डायगोनल है, तो DB को अगर 2 हिस्सा में तोड़े, OD प्लस OB, OD प्लस OB, और AC का अगर 2 हिस्सा में तोड़े, OA प्लस OC। तो डायगोनल में क्या होता है ना, ये जो भी आधा आधा हुआ ना सब बराबर होता है, क्या होता है, सब बराबर होता है। तो यहाँ पर तीसरा भी साइन दे देते हैं, ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तीनों। मतलब ये हुआ कि OA = OC = OB = OD। ये 4 टुकड़ा मिला ना हमको डायगोनल का, वो सब क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया ये। तो हम एक काम करते हैं, ये तीनों का कॉमन मान लेते हैं हम D। वो भी तो निकल सकता है क्या, तो क्या कर रहे हैं हम, एक डायगोनल ले लेते हैं, दोनों डायगोनल सेम होता है, मान लेते हैं D1 = D2 ये। तो हम मान लेते हैं कि एक डायगोनल जैसे AC है, AC को मान लेते हैं D, कॉमन ले लो D है, ठीक है। मतलब D1 है AC, D1 है AC और DB है D2 ये। लेकिन पूरा का मान लिए D, एक D है मान लेते हैं, चाहे इसको भी मान लो D है, टोटल DB दोनों सेम है BD। तो एक बात बताओ, पूरा अगर BD है, ये पूरा D है, तो आधा आधा होगा, ये हाफ हाफ, तो OD कितना आएगा, OD भी D/2 आएगा, और OB कितना आएगा, D/2 आएगा। सब तो बराबर ही है ना देखो। तो OC और OA भी क्या आएगा, D/2, OC भी कितना आएगा, D/2। क्योंकि AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों सेम है, तो दोनों को मान लेते हैं कॉमन D है। तो इसका जब एक डायगोनल का आधा आधा करेंगे, तो आधा तो D से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना डायगोनल को। तो OA और OC आधा आधा होगा, और इसको भी करेंगे तो आधा आधा आएगा। अब देखो हमको निकालना है D का वैल्यू। क्या निकालना है, D का वैल्यू। साइड का वैल्यू, साइड मान लिया A। डेरिवेशन देखना है तुमको ध्यान से। क्या ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, तो तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये और एक ये। 4 ट्रायंगल बना, और चारों के एंगल एक क्या मिल रहा है हमको, 90 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री। चारों का एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कोई एक ट्रायंगल ले लो, तो एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए, नाम ले लेते हैं एक ट्रायंगल के, जैसे OAB और B। तो हम लिख रहे हैं AOB, ट्रायंगल इसका = 90 डिग्री ऐसे करेंगे। तो ट्रायंगल का नाम लिए है ना हम, ट्रायंगल का नाम क्या है, उस ट्रायंगल का नाम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का अगर हो गया, तो उस ट्रायंगल का नाम अलग हो जाता है। क्या बोलते हैं उस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। और तुमको एक चीज़ बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही कौन सा थ्योरम वैलिड होता है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा वैलिड होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये किस में वैलिड होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक दिख गया ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है इस स्क्वायर में बनेगा, 4 बना है, तो कोई एक में ले लो क्योंकि सबका सेम है। एक का हो जाएगा, सब जगह DD सेम ही है ना। बताएंगे हमको कैसे दिखा कि यही लगाएंगे, कैसे दिखेगा, क्योंकि हमको पता है राइट एंगल मिला ये चीज़। तो एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक 3 साइड होता है ट्रायंगल का। तो एक बात बताओ, OA कितना है, OA D/2, क्योंकि पूरा तो D है ना, तो आधा कितना होगा, D/2। ये भी कितना होगा, D/2। तो देखो
ये राइट एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? नाम क्या था? राइट एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? मत बताना, हम बता। हाँ बताओ। डायगोनल। नहीं। ट्रायंगल में डायगोनल आता है? नहीं, बता रहे हैं। तो हाइपोटेनस कौन होगा? हाइपोटेनस कौन होगा जिसको हम बोल रहे हैं एच? यहाँ पर ये मान लो कैपिटल एच लिखते हैं हाइपोटेनस का, कैपिटल एच कौन होगा? देखो 90 डिग्री के सामने वाला ए है ना, ए बी क्या है? साइड। साइड ए बी, इसको क्या मान है? ए ना, ए। बाकी दो साइड कौन कौन बचा इसमें? ओए और ओए। ओए, ए और ओ बी। हाँ, तो इसमें से कौन होगा बेस और कौन होगा परपेंडिकुलर? कैसे डिसाइड करेंगे? साइड के बेसिस पे। तो हाँ, तो दोनों में से किसको लेंगे बेस और किसको लेंगे परपेंडिकुलर? ओ ए को लेंगे कि ओ बी को लेंगे? तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। जिसका हाँ। और तीसरा मालूम नहीं रहता है तो फिर। तीसरा तो हाइपोटेनस ही है। हाँ, तो दो साइड जिसका सेम हो और एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो दो एंगल को हम लोग फाइंड। हड़बड़ाओ नहीं, आराम से। एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। बाकी जो साइड बचा वो साइड को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन की बेस होगा? तो अगर दोनों परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम लेंथ का दिख रहा है तो मतलब दोनों में से किसी का भी ले लो, तो वैसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर और बेस सेम हो। अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम नहीं हुआ तो वो साइड बेस होगा जिसका लेंथ ज़्यादा हो, जिसका लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन परपेंडिकुलर से कम होगा, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस से कम होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल है ना, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ये। तो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा कि राइट एंगल बस मिल गया ना, हो गया। तो यहाँ पर जब बेस होगा वो किसी को भी ले लो, हम ले लेते हैं ओ बी का बेस, बेस और परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर पी, उसको ले लेते हैं ओ ए को। क्या लेते हैं? ओ ए को। और बेस को हम लेते हैं बी, ऐसा। ठीक, कि इस स्क्वायर में 4 ट्रायंगल बना, चारों 90 डिग्री एक एक एंगल है, तो मतलब राइट एंगल है। और देख रहे हैं कि जो साइडेड है वो इक्वल है इसमें, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या ये बेस ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो हम ले ली इस तरीके से। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है, तुमको ये तो भूलना ही नहीं है। कब वैलिड है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, सिर्फ इसके लिए। तो आइसोसेलेस में भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिख रहा है ये। तो ये प्रॉपर्टीज लगाओ यहाँ पे। तो एच की जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी है, ए है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लिए हैं ये पी को, मतलब ये ओ ए को लिए हैं वहाँ पे, तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए अलग अलग है ना, तो इसको एक, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि अगर ओ ए स्क्वायर लिखे तो पता चला कि ए का स्क्वायर दिख रहा है सिर्फ। देखो देखो, रुको, अगर ऐसे लिखेंगे तो तुम क्या समझेगी? ए का स्क्वायर हो गया ना गड़बड़। हाँ, हाँ, इसीलिए क्या लिख रहे हैं हम? अंदर छोटा वाला ब्रैकेट में डाल। हाँ, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर रहे हैं ये। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो। ओ ए, ओ बी का स्क्वायर, हाँ, प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ स्क्वायर। चलो पुट करो वैल्यू। ए स्क्वायर तो है ही, ओ ए का वैल्यू कितना है? डी बाई टू, डी बाई टू, डी बाई टू, और इसका क्या है? स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लस इसका भी क्या है? डी बाई टू। होल स्क्वायर। अब आगे बस सॉल्यूशन करना है। कितना है ये? डी स्क्वायर स्क्वायर करो, 4 प्लस 4 के डिवाइड बाई 4, डिवाइड 4 हाँ, प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये साइन दिख रहा है ना, कहाँ लिख रहे हैं हम? ऊपर नीचे नहीं, हाँ, सामने। डिनोमिनेटर और ठीक है, अब दोनों क्या लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सेम तो आएगा, हाँ, तो 1 4 नीचे आएगा, हाँ, ऊपर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 डी स्क्वायर, तो 2d डी स्क्वायर बाई 4। 4। ऊपर कितना टर्म है? एक टर्म, एक टर्म है, तो काट सकते हैं ना डिवीजन। कितना आएगा? हो गया तो काट देंगे। हाँ, हाँ, 2 बार में, तो क्या आया? 2 डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई और 2। इधर का जो स्क्वायर है वो रूट में। रुको, निकालना क्या है हमको? हाइपोटेनस। आई, नहीं, ये इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं? ये निकालना क्या है? यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से बताओ क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं? यहाँ से साइड
क्या साइड कैसे निकालेंगे, क्या गिवन होगा तो साइड निकलेगा? फॉर्मूला में देख के बताओ। इसमें कितने वेरिएबल हैं फॉर्मूला में? 2 वेरिएबल। कौन कौन? एक ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वेरिएबल है। नहीं डी स्क्वायर बाई 2। वेरिएबल का मतलब बताए थे ना। बता रहे हैं हाँ, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर। अरे स्क्वायर तो इसका पावर बस हो गया ना, वेरिएबल क्या ए है? और डी। ए और डी। डी, तो 2 वेरिएबल है, तो अगर ए गिवन होगा तो क्या निकाल सकते हैं? डी। डी, और डी गिवन होगा तो ए। तो ए निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो रूट आएगा इधर। वही यहाँ से से तो हम बोल रहे थे। नहीं, तुम्हारा और हम पूछे तो वो नहीं बताई थी। ये हो गया डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर डी गिवन होगा तो ए का वैल्यू कितना आएगा? मतलब डी, अगर ए गिवन होगा तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जिसका निकालना हो पहले उससे आसपास जो भी जुड़ा है उसको तो हटाओ पहले वहाँ से। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता है सिंप्लीफिकेशन के टाइम? नहीं आता है। सॉरी, मतलब ये आना चाहिए ये। तो ये डी स्क्वायर डिवीजन में क्या है? 2 है, तो 2 को हटाएंगे। क्या पता। सॉरी, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भेज दो 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा? डी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? डी। डी। तो ये स्क्वायर हटेगा, पहले इसको इंटू कर लेंगे, उसके बाद रूट में। दिया रहेगा तब ना करेंगे, इंटू तो कर लिए। तो डी इक्वल टू रूट में 2 इंटू। हाँ, 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ए कितना है यहाँ, कितना है? 2 है। ए कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो ए रूट, सॉरी, इसको रहने दो। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, एक ए बाहर निकलेगा, ये रूट 2। 2 इंटू। हाँ बताओ, और कुछ आएगा क्या? यहाँ से बताओ क्या ऐसे होगा? यहाँ से इसको डी स्क्वायर का मतलब डी इंटू डी है ना, तो एक पावर निकलेगा, न्यूमरेटर में है तो बाहर निकलेगा डी, और डिवाइड में क्या है? 2, लेकिन इसका रूट 2 का वैल्यू तो नहीं पता, तो नीचे क्या ही आएगा? रूट 2। तो ये वाला आएगा ऐसे। तो अगर डी गिवन रहेगा तो ए निकल जाएगा, और अगर ए गिवन होगा तो डी निकल जाएगा। तो डी मतलब क्या है? डी का मतलब डायगोनल, और ए का मतलब साइड। तो किसका किसका रिलेशन है? डायगोनल और साइड का, डायगोनल और साइड का। चलिए इसको हम यो करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आया कि साइड इज इक्वल टू डायगोनल बाय रूट 2, डायगोनल बाय रूट 2। तो यहाँ से अगर डायगोनल निकालना हो तो न्यूमरेटर में रखेंगे, और लेफ्ट जिसको देखो मैथ्स में कुछ रूल होता है कि जिसको निकालना हो उसको इक्वल टू के एक साइड रखना होता है, लेफ्ट या राइट। तो हम मान लो राइट साइड है तो राइट साइड रखो डी को, और इसके साथ मान लो डिवीजन में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। अगर कोई मल्टीप्लाई में रहता कोई टर्म तो नीचे आता तो डिवीजन में। अगर एक टर्म है दोनों तरफ तो डी निकालना हो तो रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए रूट 2 मल्टीप्लाई में होगा ना। चलो इधर करते हैं, तो डी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए। इंटू ऐसा मत दे देना कि 2 के साथ मल्टीप्लाई है, किसके साथ मल्टीप्लाई है? रूट 2 के साथ, रूट 2 के साथ। और कन्फ्यूजन तो ब्रैकेट डाल दो, ये यहाँ से डायगोनल निकल जाएगा ये चीज़। और ये हो गया, अगर डायगोनल गिवन है तो ए निकल जाएगा, रूट 2 से डिवाइड कर दो। साइड गिवन है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 इंटू साइड डी। ये रूट 2 का वैल्यू है। कुछ वैल्यू याद रहो। रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, ये रूट 3 का वैल्यू होता है। तो वैसे तुमको 1 से लेकर के सारा रूट 10 तक कम से कम वैल्यू रट के रखो। रूट 10 तक इसका वैल्यू क्या होता है? जैसे रूट 4 का तो 2 होता है, लेकिन रूट 5 का याद नहीं, तो वैसे रट के बैठो। जैसे रूट 10 का होता है, हम 10th क्लास तक रटे थे, 162 ऐसा होता है रूट 10 का वैल्यू। तो ऐसे तुमको रूट 1 से लेकर के रूट 10 तक रट लो वैल्यू, तो बहुत काम आएगा डेसिमल में करने के लिए। ठीक है, याद कर लेना इसको, लिख करके सारा वैल्यू।
तो देखो अब हम एरिया और डायगोनल का देखते हैं रिलेशन क्या है इसमें स्क्वायर में, एरिया और डायगोनल का। देखो अभी जो फॉर्मूला आया साइड और डायगोनल का वो a/√2, a=d/√2, ये साइड है और ये डायगोनल है ऐसे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, साइड का स्क्वायर ना, साइड का स्क्वायर यही होता है। तो डायगोनल बाय √2, एक जगह पर ये पुट कर दो, अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कितना आएगा, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, √2 का स्क्वायर है ना, तो रूट से स्क्वायर नहीं कैंसिल होता है, बताए तो थे स्क्वायर रूट वाला। ये स्क्वायर √2 का है कि 2 का है, √2 का है। तो क्या होगा देखो √2 का वैल्यू होता है मतलब 2 और रूट हटाओगे तो पावर कितना आएगा 1/2, और इसका स्क्वायर है। और एक्सपोनेंट वाला कुछ याद आ रहा है कि इसका पावर फिर उसका पावर फिर उसका पावर ऐसा रहेगा तो जोड़ते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे पावर में रहता है तो 2, तो 1/2 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ये एक फ्रैक्शन में है और ये इंटीजर में है, तो ऐसे होगा ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो तो नीचे आया 2, क्या आया 2 डायरेक्ट। एक्सपोनेंट वाला भी सब यूज होगा एक साथ। तो a स्क्वायर मतलब एरिया इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, d स्क्वायर बाई 2, d स्क्वायर बाई 2। और नहीं तो ये पहले वाला दिमाग में रखो ना, ये क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर को क्या बोल रहे थे, एरिया, क्या बोल रहे थे एरिया, यही एरिया हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही चीज़ तो वहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वाला तो किए हैं ये चीज़, ठीक है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर और इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, पहले बता दिए। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है ये भी डायगोनल बनेगा, वो राइट एंगल पे और इक्वल में बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सा में तोड़ना। तो अभी चीज़ यही वाला बताई थी यहाँ पे, पहला प्रॉपर्टीज यही था जिसको यूज करके पाइथागोरस से हम लगाए, यही वाला। ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल, वो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो हिस्सा में तोड़ रहा है, दूसरे में तोड़ रहा है। जैसे मान लो ये डायगोनल है, इसको मान लो दिमाग में, तो ये वाला जब डायगोनल डालेंगे तो इसको दो हिस्सा में तोड़ दिया इस पॉइंट से। या मान लो ये दिमाग में डाल लो डायगोनल, पहले ये वाला दिमाग में डालो, तो ये वाला जब ड्रॉ करेंगे तो इसको दो हिस्सा में तोड़ दिया, और दोनों हिस्सा बराबर है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, मतलब जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। या मान लो पहले ये दिमाग में डाले हम, ये वाला डायगोनल आया इमेजिन में, जब ये वाला ड्रॉ करेंगे तो ये दो हिस्सा में बट जाएगा, ओ ए और ओ डी में। और ये जो कितना एंगल पर बांट रहा है, तो राइट एंगल पर, कितना पे, राइट एंगल पर डिवाइड कर रहा है। ये पहला प्रॉपर्टीज था। अब क्या है, ऑल द स्क्वायर आर रोम्बस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब होता है वाइस वर्सा, क्या हो गया यहाँ पे, वाइस वर्सा नॉट ट्रू, वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ऐसे मतलब सारे स्क्वायर रोम्बस होता है, सारे स्क्वायर रोम्बस होता है। रोम्बस तो पढ़ी नहीं है क्योंकि पहले वाला पढ़े थे, थोड़ा सा दिमाग से निकल चुका है, लेकिन ये रोम्बस जब पढ़ेंगे ना हम, ये जब पढ़ेंगे तो तुमको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। तो लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, इसका कन्वर्स का मतलब ये है कि सारे स्क्वायर रोम्बस है लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं है। ये कन्वर्स का मतलब वाइस वर्सा, तो स्क्वायर से रोम्बस तो रोम्बस से स्क्वायर, तो लेकिन यहाँ लिख दिया है नॉट ट्रू, तो रोम्बस स्क्वायर ट्रू नहीं है, लेकिन सारे स्क्वायर रोम्बस है। अब ये देखो थर्ड, डायगोनल इज द डायमीटर ऑफ सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल दैट सर्कम स्क्राइब्स द स्क्वायर एंड सर्कम रेडियस इज इक्वल टू a/√2। ये देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी जब स्क्वायर में फर्स्ट वाला कंप्लीट कर दिया, दूसरा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर दिया, थर्ड प्रॉपर्टी ये है ना कि ये जो जैसे तुमको हम सर्कम स्क्राइब बताए थे कि कोई भी शेप रहेगा 2D, कोई भी शेप रहेगा, उसका चारों वर्टेक्स को मिला करके बाहर से जो सर्कल बनाएंगे ना, ऐसे चारों वर्टेक्स को मिलाया हुआ ऐसे, उसको बोलेंगे सर्कम स्क्राइब्ड, सर्कम
अस्क्राइब्ड, सर्कम अस्क्राइब्ड सर्कल, ऐसा सर्कम अस्क्राइब्ड सर्कल किसको बोलेंगे? कोई भी शेप रहे, ट्रायंगल रहे, चाहे स्क्वायर चाहे रहे, चाहे रेक्टेंगल रहे, सबके वर्टेक्स को मिला करके, मतलब सटा कर, कैसे बोल सकते हो, टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दो बाहर से, उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल। और अगर शेप के अंदर, मतलब जो भी कटलेटर होगा या ट्रायंगल होगा, उसके अंदर अगर ट्रायंगल मतलब सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं उसको? इन सर्कल। अब बाहर वालों को बोलते हैं सर्कम स्क्राइब्ड। तो वो ये बोल रहा है ना कि सर्कम स्क्राइब का रेडियस कितना होगा। तो जैसे मान लो इसका सेंटर ये है, तो ये सेंटर स्क्वायर का भी है और सर्कल का भी है। किसका है? सर्कल। तो एक बात बताओ, कोई भी सर्कल होता है, ऐसे सर्कल होता है, ये सर्कल है, तो सर्कल का ये वाला यहाँ एक बाउंड्री से दूसरा बाउंड्री तक मिला देते हैं ऐसे सीधा, तो क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये मान लो सी पॉइंट है, सेंटर, ये मान लो सी पॉइंट है, तो सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसी को आगे बढ़ा दो सामने एकदम, मतलब इस सर्कल के बाउंड्री से दूसरा बाउंड्री तक लाइन का बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलेंगे? तो नाम मान लो ए है और बी है, तो ए बी हो गया डायमीटर, ए बी हो गया डायमीटर, एंड सी ए और सी बी हो गया रेडियस। सी ए और सी बी क्या हो गया? रेडियस। तो एक डायमीटर में दो रेडियस, एक डायमीटर में दो रेडियस, तो एक डायमीटर में कितना आया? दो रेडियस, दो गुने रेडियस, दो गुने रेडियस, दो गुने रेडियस, ये आ रहा है। तो यहाँ पर भी इमेजिन करो कि ये ऐसे सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये एक बाउंड्री से दूसरा बाउंड्री जब मिलाएंगे ऐसे, तो क्या मिला? डायमीटर। क्या मिला? डायमीटर। मान लेते हैं स्क्वायर का जो नाम है, इसका वर्टेक्स का नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ओ दे देते हैं, तो कन्फ्यूजन होगा, सी यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। तो ये जो बना ए सी जो है, उस सर्कल का, बाहर वाला सर्कल का डायमीटर दिख रहा है इसके हिसाब से। एनालॉजी लाओ दिमाग में ऐसे। तो ए सी यहाँ पर डायमीटर है, हाँ डायमीटर है सर्कल का। डायमीटर किसका होता है? सर्कल का होता है। लेकिन ए सी और क्या है? तो इस स्क्वायर का डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। तो ये डायगोनल भी है स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी है, दोनों है। डायमीटर डिफाइन करते हैं सर्कल के लिए, डायमीटर ऑफ सर्कल ऐसे। तो ए सी डायमीटर भी है सर्कल का और ए सी डायगोनल भी है स्क्वायर का। डायगोनल बनता है अपोजिट वर्टेक्स को मिला करके, और डायमीटर होता है सर्कल में बाउंड्री को दो सामने सामने को मिला करके और जो सेंटर से पास करे। तो ये सर्कल का इमेजिन करो, बाउंड्री है ये, और इसका ए पॉइंट और एक पॉइंट मिला दो और सेंटर से पास कर रहा है, तो बोलेंगे इसको डायमीटर। लेकिन हम और तरीके से जब देख रहे हैं तो ये ही वाला चीज़ ए सी जो है, ये स्क्वायर के डायगोनल भी है, स्क्वायर का डायगोनल भी है, तो दोनों बराबर हो गया। तो हम तो डायगोनल अभी तुमको बता दिए कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का डायगोनल का वैल्यू बता दिए हम, ये वाला डी इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो जो डायगोनल का वैल्यू होगा वही इस सर्कमस्क्राइब सर्कल का डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर होगा। तो ये हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो डायमीटर इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। ये साइड यहाँ पर ए है, इसका हम ए नाम लिख रहे हैं स्क्वायर में, तो √2 इंटू ए। √2 अलग है और ए अलग है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 इंटू ए। तो साइड यहाँ पर ये है। तो ये निकला डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल, ये डायमीटर। तो अगर मान लो रेडियस निकालना हो, ये और करके ये, तो मान लो रेडियस निकालना हो इसका, तो कैसे निकलेगा? देखो, अगर ये रेडियस निकालना हो तो रेडियस क्या होगा? ये मान लो ए सी डायमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो डायमीटर का आधा होगा, डायमीटर का आधा होगा। तो ओ ए चाहे ओ सी डायमीटर रेडियस है, ये बाहर वाला सर्कल का,
तो लिख देते हैं हम रेडियस ओ ए। क्या है? वो ओ ए लिखो चाहे ओ सी लिखो, यहाँ पर रेडियस होगा तो डायमीटर बाई 2। यहाँ पर डायमीटर कौन हुआ? ए सी, तो डायमीटर बाई 2 या ए सी बाई 2, ए सी बाई 2। तो डायमीटर का वैल्यू कितना है? √2 इंटू साइड डिवाइड बाई नीचे कितना है? 2। देखो हम रफ कर रहे हैं इधर, 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 2 गुने √2, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 को ऐसे अंडर रूट 2 इंटू 2, एक जोड़ा निकलता है तो एक निकलता है ना, एक जोड़ा से एक ही निकलेगा ना ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दो √2 इंटू साइड, ये 2 को नीचे लगा ऐसे लिखो √2 अंदर ऐसे करके √2 करके, सॉरी ये नहीं, एक रूट के अंदर, मतलब ये हुआ √2 गुने ए, और ये इंटू में एक टर्म है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे दो बार। तो एक √2 से एक √2 मर गया, ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? ऊपर साइड और नीचे √2। ये क्या मिला? रेडियस, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस। ये मतलब हुआ कि साइड डिवाइड बाय √2, ये आएगा रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ये मतलब ये अगर स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर है और इसका अगर सर्कमस्क्राइब्ड अगर सर्कल है ये, तो इसका रेडियस ये निकलेगा ये, और डायमीटर पूरा कर दो यहाँ से यहाँ तक। तो नाम ओ देते हैं ए नहीं समझ में और सी। ये चीज़ उनको पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा है?